प्रिय श्रोताओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 की बेहद खूबसूरत कविता चंद्रगहना से लौटती बेर, कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, उसकी व्याख्या के साथ प्रस्तुत हूँ। पाठ का सार शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा कवि का परिचय आपको देना चाहूँगी। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म सन 1911 में बांदा, उत्तर प्रदेश जिले में कमासिन गांव में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद से कॉलेज शिक्षा प्राप्त की और आगरा विश्वविद्यालय से एलएलबी की। इन्होंने बांदा में वकालत करते हुए राजनीतिक, सामाजिक तथा साहित्यिक जीवन में भी सक्रियता बनाए रखी। केदारनाथ जी युवावस्था से ही रचनाएं लिखने लगे थे और उनके अध्यापक शिली मुख से उनके लेखन को प्रोत्साहित करते थे। उनकी कुछ कविताएं माधुरी में छपी। बड़े होकर वे प्रगतिशील आंदोलन के साथ जुड़ गए। वे हरियो जी तथा रसाल जी के संपर्क में आए और सन 2000 में उनका देहांत हो गया। उनकी रचनाएं हैं नींद के बादल, युग की गंगा, लोक तथा आलोक, और इन तीनों रचनाओं का संकलन फूल नहीं रंग बोलते हैं में हुआ है। इसके अतिरिक्त उनके काव्य संग्रहों के नाम हैं आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी आदि। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। उनकी कविताओं में वास्तविक जीवन की कटुता के यथार्थ मिलते हैं। उन्हें प्रकृति के भी यथार्थ चित्रण किए हैं। चना, अलसी, सरसों, सारस, बगुला, तोता आदि का सहज जीवन भी उनकी कविताओं में दिखता है। ग्रामीण जीवन में पल रहे मानवीय प्रेम और श्रृंगार के भी वे सरस प्रेमी रहे हैं। समाज में चल रहे शोषण और संघर्ष पर भी हमेशा उनकी पैनी दृष्टि रही है। कविता है चंद्रगहना से लौटती बेर। कवि चंद्रगहना गांव से लौट रहे हैं और लौटते समय वो एक खेत के किनारे बैठ जाते हैं और वहां से गांव का जो प्राकृतिक दृश्य है उसको जी भर कर निहारते हैं और कविता की रचना करते हैं। गांव में प्रकृति कितने चरम सौंदर्य को के दर्शन कराती है उसका दृश्य आपको इस कविता में दिखाई देगा। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार अत्यधिक जगह पर आया है। बेहद खूबसूरत कविता, गांव की झांकी आपको इस कविता में देखने के लिए मिलेगी। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि कहते हैं कि मैं चंद्रगहना नाम के गांव से लौट रहा हूँ। चंद्रगहना को तो मैं देख आया हूँ, लेकिन अब मैं इस खेत की मेड़ पर, मेड़ कहते हैं खेतों की बाउंड्री जो मिट्टी के किनारे होती है उसकी, उस पर कवि बैठ गए हैं और चारों तरफ के दृश्य को देख रहे हैं। अचानक क्या देखते हैं कि चने का खेत पास में ही है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। कवि यहाँ पर चने का मानवीकरण करते हैं। किसके रूप में? एक छोटे से सुंदर से दूल्हे के रूप में जो गुलाबी फूलों की पगड़ी सिर पर धारण करता है। और अचानक क्या कहते हैं कवि कि जो चने का खेत है और जो चने हैं एक बीते के बराबर, चना जितना बड़ा होता है बीता उसे बोलते हैं, और यह हरा ठिगना चना, चूंकि चने का पौधा बहुत ऊंचाई तक नहीं बढ़ता, घुटनों तक ही लगभग रहता है, तो ठिगना चना बांधे मुरेठा, मुरेठा कहते हैं पगड़ी, शीश पर यानी कि अपने सिर पर मानो गुलाबी फूलों की, छोटे गुलाबी फूलों की पगड़ी उसने बांध ली हो और सजकर खड़ा है। सजकर खड़ा है, एक दूल्हे के रूप में उसका चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि मानो एक दूल्हे के जैसे गुलाबी पगड़ी, फूलों की सुंदर पगड़ी बांधे हुए दूल्हा खड़ा हो। देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। यहाँ पर अलसी यानी कि इसे हम तीसी का पौधा भी कहते हैं, ये बहुत पौष्टिक होता है। अगर आप अलसी के जो बीज हैं, बिल्कुल तिल जैसा फ्लेवर होता है इसका, अगर आप इसे रोस्ट करके खाने के बाद अगर खाएंगे तो आपको हमेशा बहुत आराम रहेगा, बहुत सी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। अलसी इतनी फायदेमंद होती है। कविता पर आती हूँ। देह की पतली कमर की है लचीली, वहीं जो चने के खेत में अलसी का पौधा है
जबरदस्ती मानो खेत में उगाई हो, क्योंकि फसल तो है चने की और बीच में अलसी का पौधा उगा हुआ है। तो वो हठ पूर्वक जगह घेर के वहां खड़ी है। और अलसी का पौधा कैसा पतला होता है, लचीला होता है। तो एक सुंदर नायिका के रूप में कवि ने उसका मानवीकरण किया है कि वो देह की पतली है, कमर की बड़ी लचीली है, और नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, और जो अलसी का पौधा है उस पर नीले रंग के फूल होते हैं, फलियां होती हैं उसकी, उसमें वो बीज होते हैं अलसी के, चढ़ाकर कह रही हो जो छुए ही। चूंकि चने का पौधा छोटा है और अलसी लंबी है, तो वो क्या कहती है कि उसे मानो अपने सौंदर्य पर गर्व हो रहा हो, और वो ये कह रही है जो इन नीले फूलों को छू लेगा मैं उसे अपने हृदय का दान दे दूंगी। उसकी कमर लचकदार है, उसके ऊपरी भाग पर नीले रंग के सुंदर फूल खिले हैं, और अलसी के ऐसे शोभायमान रूप को देखने पर ऐसा लगता है मानो वह अपनी मूक भाषा में कह रही हो कि कोई जो प्यार से उन फूलों को छू लेगा, अपना हृदय न्यौछावर कर दूंगी, अपना प्यार भरा हृदय उन पर अर्पण कर दूंगी। तो यहाँ अलसी को सुंदर नायिका के रूप में कवि ने चित्रित किया है। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। यहाँ पर कवि सरसों का भी मानवीकरण कर रहे हैं। सरसों का मानवीकरण करने के पीछे एक ही उद्देश्य है। सरसों की फसल जब पक जाती है तो उस पर सुंदर पीले फूल आ जाते हैं। जैसे कोई युवती विवाह की उम्र तक जब पहुंचती है तो मानो विवाह के लिए उसके लिए मंडप सजता है और उसके हाथों में पीली हल्दी लगा दी जाती है। तो और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। और सरसों की फसल पक गई है, जैसे कोई कन्या विवाह की उम्र तक पहुंच गई हो और हाथ पीले कर लिए हैं, यानी कि विवाह के मंडप में हल्दी लगे हाथों के साथ वो बैठी हो। ब्याह के मंडप में, यानी कि शादी का जो मंडप होता है जहाँ फेरे पड़ते हैं, उस मंडप में नायिका के रूप में, उस वधू के रूप में सरसों के फूल को, फसल को दिखाने की कोशिश कवि ने की है। अच्छा, जैसे कि विवाह के माहौल में चारों ओर जो स्त्रियां हैं मंगल गीत गाती हैं, ऐसे ही ये जो महीना है वसंत ऋतु का महीना है, वसंत ऋतु है और फागुन का महीना है, जब लगभग होली के आसपास का समय होता है, तो होली के आसपास के समय में गाँव में फाग के गीत गाए जाते हैं। तो यहाँ पर कवि फागुन के महीने का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि जैसे फागुन का महीना स्वयं ही इस मंगलमय वातावरण को और भी ज्यादा मंगल गीतों से भर देने के लिए अपने गीतों को गाता हुआ वहां आ गया हो। और सरसों के रूप सौंदर्य और हर्ष उल्लास के बारे में तो क्या पूछना, सब जगह पीला चटक रंग दिख रहा है। ऐसी प्यारी, आकर्षक और मनभावन लग रही है, जैसे कोई कन्या जवान होने पर शादी के योग्य हो गई हो, और उसके पीले फूलों को देखकर लगता है जैसे उसने शादी के वस्त्र पहन रखे हों और हाथों में पीली हल्दी लगा रखी हो और ब्याह के मंडप में पधार गई हो। और इस खुशी के अवसर पर मानो फागुन का महीना भी अपने फाग के गीतों से मंगल परिवेश को उत्पन्न करने की कोशिश करता हुआ वहां आ गया हो। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। पहली दो लाइन का अर्थ देखिएगा। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर जहाँ स्त्री अपने पुरुष का, अपने पति का चयन स्वयं इच्छा से करती है। स्वयंवर एक विवाह की रीति है जिसमें कन्या अपने वर का चुनाव अपनी इच्छा से करती है। कवि कहते हैं कि प्रकृति आज इतनी प्रसन्न है मानो स्वयंवर के लिए तैयार खड़ी है, और यहाँ बैठकर मैं प्रकृति के उसी स्वाभाविक सौंदर्य को देखकर सोचता हूँ कि नगरों की चहल पहल। यहाँ ये 3 पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। कवि यहाँ पर इस विजन में, यानी कि इस शांत वातावरण में, और दूर व्यापारिक नगर में यानी कि शहरों का, यहाँ गांव और शहर का कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना करते हैं, और दोनों की तुलना में नतीजा यही निकालते हैं कि जो गांव की भूमि है उसमें प्रेम की मात्रा अधिक है, यहाँ प्रेम की खेती अधिक होती है, यहाँ के लोगों में शहरों से अधिक ज्यादा प्रेम है। कवि कहते हैं कि नगरों की जो चहल पहल है, भीड़ भाड़ और शोरगुल में जीवन कितना स्वाद से भर गया है। वहाँ आपस में प्रेम दिखाई नहीं देता, वहाँ केवल लोग स्वार्थ केंद्रित हो गए हैं।
बल्कि वे अपने हृदय में छिपे प्रेम भाव को भी नहीं देखते। और यहाँ प्रकृति इस तुलना में एकांत शांत प्रकृति में कितना सौंदर्य भरा हुआ है। हवा से हिलते ये पौधे मानो अपना आंचल रूपी प्रेम हाथ हिला हिला कर अपने हृदय का अनुराग प्रकट कर रहे हों, और वो प्रेम बरसाना चाहते हैं और अपने प्रेम की वर्षा कर रहे हैं और हमारे मन को अपनी ओर बरबस ही खींच रहे हैं। कवि कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि व्यापारिक शहरों की तुलना में प्राकृतिक वातावरण में मानव हृदय में सारे सोए हुए प्रेम भाव को जगाने की क्षमता अधिक है। गांव और शहरों की तुलना करते हुए दोनों जगह के वातावरण में कवि ये पाते हैं कि शहरों की जो दिनचर्या है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में हमें समय नहीं है। अपने आप को भी हम देख नहीं पाते तो हम औरों को कहाँ देख पाएं, किससे बात करें, किसी पर भरोसा नहीं है, समय नहीं है, सुरक्षा नहीं है, भय है, डर है, तो और काम का इतना दबाव है कि हम जो प्रेम भाव है वो कहीं पीछे छूट गया है और हम व्यक्ति स्वार्थ केंद्रित हो गए हैं। हम उतना ही संबंध रखना चाहते हैं जितना कि हमारा काम निकल जाए, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमारा किसी से कोई संपर्क भी है। प्रेम रूपी आंचल, अनुराग कहते हैं प्रेम को, और अंचल माने आंचल। अंचल आप गांव के क्षेत्र को भी कह सकते हो और अंचल आप आंचल को भी कह सकते हो, दोनों का प्रयोग आप कर सकते हो। प्रेम रूपी आंचल यानी कि गांव की भूमि में प्रेम अधिक है और प्रेम रूपी यानी कि इस मिट्टी में प्रेम बहुत है, और प्रकृति अपना प्रेम रूपी आंचल से मानो हमें दुलार कर रही हो। अगला दृश्य कवि दिखाते हैं, पास में ही एक पोखर है, उसमें भी लहरें उठ रही हैं और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां। नील तल में जो हुई है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। पास ही एक पोखर है और उस पोखर में तले में लहरें उठ रही हैं, हवा से लहरें उठ रही हैं, और जो पानी के नीला तला दिख रहा है उसमें जो घास है पानी में डूबे रहने के कारण उसका रंग भी भूरा हो गया है और पानी के साथ वो घास भी लहरें ले रही है, यानी कि लहरों के साथ घास भी हिल रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आंख को है चकमकाता। यहाँ दो लाइनों में एक प्रश्न आता है कि चांदी का बड़ा सा गोल खंबा किसे कहा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, तालाब है, उसमें लहरें उठ रही हैं। जैसे आपने देखा होगा अगर शीशा टूटता है तो शीशे के प्रत्येक टुकड़े में हमारा चेहरा दिखाई देगा अगर आप देखेंगे तो। ऐसे ही जो सूर्य की परछाई है वो प्रत्येक लहर में दिखाई दे रही है। अब चूंकि सूर्य का आकार गोल है तो हर लहर में वो सूर्य का जो आकृति है वो प्रत्येक लहर से लहर जुड़ते हुए वो गोल आकृति चमकती हुई एक खंबे के जैसे दिखाई दे रही है। तो सूर्य का प्रतिबिंब गोल है और प्रत्येक लहर में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देने से मानो वो चांदी से चमकता हुआ, यानी कि सूर्य की रोशनी और पानी की चमक दोनों मिलकर चांदी का सा प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं और वो गोल खंबे के समान दिखाई दे रहा है। और आंख को है चकमकाता, उसकी रोशनी आंखों को बंद करती है, ठीक से देखने नहीं देती है। कहीं पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। कवि कहते हैं जो किनारे पर पत्थर पड़े हुए हैं उनका मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि वो जाने कब से पानी पी रहे हैं और तालाब के किनारे कब से पड़े हैं, जाने कब उनकी प्यास बुझेगी। तो यहाँ पत्थरों का कवि ने मानवीकरण किया है। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। वहीं एक दृश्य है जब बगुला जो सफेद रंग का होता है मछली के इंतजार में एक टांग को ऊपर करे हुए बिल्कुल ध्यान में खड़ा हुआ है, और जैसे ही मीन माने मछली, चंचल माने चतुर, चंचल जो टिकती नहीं है, एक जगह रुकती नहीं है मछली के लिए, तो वो जैसे ही उसने मछली को देखा और अपनी ध्यान की निद्रा को वो त्याग देता है और चट से चोंच में अपनी मछली को दबाकर गले में निगल लेता है। तो यहाँ पर ध्यान कैसे बगुले से सीखना चाहिए कि कैसे वो अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित होकर खड़ा रहता है
और जैसे ही लक्ष्य को देखता है और छट से उसे अपनी चोंच में दबाकर गले के नीचे डाल लेता है। एक और दृश्य कवि बताते हैं कि एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, अचानक देखते हैं कि एक चिड़िया जिसका काला माथा है, बड़ी ही चतुर है और उसके सफेद पंख हैं, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन वो उड़ती हुई आती है और तालाब के ऊपर अपने सफेद पंखों से झपट्टा मारती है। झपट्टा मारना होता है किसी चीज को अचानक किसी से धोखे से छीन लेना। झपट्टा मार के मानो टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर और वो बिल्कुल जल के ऊपर टूट पड़ती है और एक उजली चटुल मछली और एक चमकती हुई फुर्तीली चंचल चपल मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर उड़ जाती है आकाश में। यहाँ पर इस तरह की चिड़िया के जिक्र से कवि उन लोगों की ओर संकेत करना चाहते हैं जो अवसरवादी हैं, जो शोषण करते हैं, जो अत्याचार करते हैं, जो दूसरों का लाभ उठाते हैं, जो हमेशा अवसर की तलाश में रहते हैं, जो अपना फायदा उठाने की सोचते हैं और वो मौका पाते ही अपने अवसर का लाभ उठा लेते हैं। तो ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों की ओर यहाँ संकेत किया है कि इस चिड़िया का माथा कैसा है, काला, बड़ी चतुर है, सफेद पंख हैं, अचानक जल पर टूटती है और पंखों से अब एक चमकती हुई मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर गगन में उड़ जाती है। यहाँ पर सफेद उसके वस्त्र हो गए, दिमाग में उसके हमेशा जो काले विचार चलते हैं, उसके षड्यंत्र चलते हैं वो, और मीठा बोलने वाली, अंदर चाहे कलुषित भरी हो, ऐसे व्यक्ति का प्रतीक यहाँ पर ये चिड़िया दिखाई है, जो लोगों को हमेशा इस्तेमाल करते हैं, अपने फायदा उठाने के लिए उनको यूज करते हैं। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से कभी देखते हैं कि एक ऊंची भूमि जा रही है, वहाँ पर रेल की पटरी बनी हुई है। चूंकि अभी ट्रेन का टाइम नहीं हुआ है, मेरे जाने का भी समय नहीं हुआ है, ट्रेन अभी आई नहीं है, तो मैं अभी यहाँ स्वच्छंद हूँ, आज़ाद हूँ, अभी इस प्रकृति को मैं और निहार सकता हूँ। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। कवि जिस स्थान पर बैठे हैं वहाँ से सामने की ओर भूमि पर धरातल ऊंचा है, यानी कि जमीन ऊंची होती है। आपने देखा होगा कच्चे क्षेत्रों में उसको गिट्टियों से, मिट्टी से ऊंचा कर देते हैं, तब उसके ऊपर से पटरी जाती है। वहाँ सामने रेल की पटरी गई है और कवि कहते हैं कि वहाँ से अभी किसी गाड़ी के गुजरने का समय नहीं है, वह वहाँ से जाने की जल्दी में भी नहीं है, और जब इच्छा होगी तब वो चले जाएंगे। अभी मेरे जाने का समय भी नहीं आया है, इसलिए मैं अभी इस प्रकृति को देखने के लिए स्वच्छंद हूँ, आज़ाद हूँ, और मैं इस दृश्य को अभी देखना चाहता हूँ, कहीं जाना नहीं चाहता। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। सामने ही चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कहते हैं, कहीं चौड़ी है कहीं छोटी है, और टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ ऐसी पहाड़ियां हैं जो कहीं पर कम ऊंची हैं तो कहीं पर ज़्यादा ऊंची हैं और दूर दिशाओं तक फैली हैं, दिखाई देती हैं। और वहीं बांझ भूमि पर यानी कि बंजर भूमि पर रीवा के कांटेदार कुरूप वृक्ष खड़े हैं, रीवा के कांटेदार कुरूप पेड़ खड़े हैं। यहाँ पर बंजर भूमि यानी कि ऐसे लोगों का प्रतीक है जो कांटेदार हैं, बंजर हैं, ऐसे दृश्य भी देखने को मिलते हैं। तो कवि के सामने चित्रकूट की बेडौल टेढ़ी मेढ़ी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ बहुत दूर दूर तक फैली हुई दिखाई दे रही हैं। वो पहाड़ियाँ कहीं ऊंची हैं कहीं नीची हैं। यहाँ की भूमि भी उपजाऊ नहीं है, बंजर है। यहाँ किसी प्रकार की घास, हरियाली या छायादार पेड़ नहीं है। और कहीं कहीं रीवा के कांटेदार पेड़ जो देखने में बड़े ही बदसूरत होते हैं, कुरूप होते हैं, और जिनमें ना तो हरियाली है, ना ही उनके नीचे बैठकर कोई व्यक्ति अपनी छाया ढूंढ सकता है, और ना ही देखने में वे मन को चैन पहुंचाने वाले हैं। ये दृश्य भी कवि को दिखाई दे रहा है। तभी इतने में सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर।
टें 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 टें। कवि कहते हैं, इस बिल्कुल शांत नीरव वातावरण में कहीं दूर से मुझे कानों में मीठा मीठा रस घोलता हुआ तोते का स्वर टें टें करता हुआ मुझे सुनाई पड़ता है। वन स्थली का हृदय चीरता, यानी कि वन स्थली, वन की जो भूमि है, उसकी शांति को भंग करता हुआ उठता गिरता सारस का स्वर, और वहीं सारस पंछी का स्वर भी मुझे सुनाई देता है। टेटों टेटों, सारस की जो आवाज़ होती है, टेटों टेटों। कवि कहते हैं, मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग। इस हरे भरे वातावरण को देखकर मेरा मन भी इस सारस के जोड़े के साथ आकाश में उड़ने को हो रहा है कि मैं भी पंखों को फैलाकर इस सारस के साथ उड़ जाऊं। जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है, जहाँ सारस का ये जोड़ा बड़े ही प्रेम से रहता है। आपको मैं बता दूं कि सारस ऐसा पक्षी है जो जीवन में अपने साथी का चयन एक बार ही करता है और फिर किसी दूसरे साथी का चुनाव नहीं करता, यानी कि वो जोड़ी हमेशा जीवन भर एक ही जोड़ी रहती है। उनके जीवन साथी कभी बदलते नहीं हैं। अगर मर भी जाए एक पंछी, तब भी वो अकेला रहेगा, लेकिन किसी और का चुनाव नहीं करेगा। तो यहाँ जुगुल जोड़ी रहती है, प्रेम से रहने वाला प्रेमी जोड़ा रहता है हर एक खेत में। जहाँ पर ये सारस का जो प्रेमी जोड़ा रहता है, मैं भी वहाँ पर चला जाऊँ और सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे, और इस प्रेम की जीती जागती मिसाल को, इस त्याग की मूर्ति को, इनकी कहानी को भी मैं सुन लूँ चुपके चुपके। कवि कहते हैं कि पोखर के किनारे से ही तोते की टें टें करती हुई आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। तोते की आवाज़ मानो मन में इतनी अच्छी लग रही है, मन को इतनी भा रही है, कानों में जैसे मीठे मीठे रस को टपका रही है, जिसे सुनते ही मन प्रसन्न हो रहा है। और दूसरी ओर कहीं से सारस के जोड़े का स्वर भी सुनाई दे रहा है, टेटों टेटों। सारस के जोड़े की ध्वनि सारे जंगल में दूर दूर तक गूंज रही है। सारस का स्वर कभी तीव्र होता है, उठता गिरता, यानी कि कभी आवाज़ तेज होती है और कभी धीमी पड़ जाती है। और इस प्रकार सारस के स्वर मानो जंगल की शांति को भंग कर रहे हों। दूर से आती हुई इस आवाज़ को सुनकर कवि का मन इतना सरस और प्रेम विभोर उठता है कि उनका भी मन करता है कि वह भी उड़कर वहाँ चले जाएं जहाँ पर ये प्रेमी जोड़ा रहता है, और वहीं कहीं छिप कर बैठ, जिससे चुपचाप इस सारस के जोड़े का, इस युगल के प्रेमालाप को वो सुन लें, उनकी प्रेम की कहानी भी वो सुन लें। प्रश्न पे आती हूँ। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर में प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश दिखाई देता है। कवि ने नगरीय संस्कृति की व्यावसायिकता पर आक्रोश प्रकट किया है। उनके अनुसार नगर के लोग व्यापार को महत्व देते हैं, प्रेम और सौंदर्य से दूर हैं, वे प्रकृति से कट चुके हैं। इसे वे नगर संस्कृति का दुर्भाग्य मानते हैं। स्वार्थ के रिश्ते हैं, अवसर पाने पर प्रेमालाप हो जाता है, बाद में कोई नहीं पूछता, यानी कि हम अपने समय, अपनी आवश्यकता के अनुसार ही रिश्तों को महत्व देते हैं। यहाँ पर शहर में जो प्रेम का भाव दूर हो चुका है, उसकी ओर संकेत करते हैं। सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहते हैं कि सरसों की फसल पककर तैयार हो चुकी है और वो अब कटने के योग्य हो गई है। उसी प्रकार जैसे कोई युवती विवाह की उम्र तक पहुंच जाती है और मानो विवाह के लिए ब्याह के मंडप में जाकर बैठ गई है। अलसी के मनोभावों का चित्रण कीजिए। अलसी एक अल्लड़ नायिका है, उसकी कमर लचीली है, देह पतली है, स्वभाव की वो हटीली है, जिद्दी है, और उसने अपने शीश पर नीले फूल धारण किए हैं। वह मानो सबको प्रेम का खुला निमंत्रण देकर कह रही हो कि जो मेरे इन फूलों को छुएगा, मैं उसे अपने हृदय का दान दे दूंगी। अलसी के लिए हटीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? इसके दो कारण हैं। वह चने के खेत में हठपूर्वक अपने आप उगाई है, यानी कि वो उगाई नहीं गई है, और उसकी जो देह है वो पतली है और बार बार झुकती है और फिर से खड़ी हो जाती है, झुकती है फिर खड़ी हो जाती है, और उसे अपने ऊपर बड़ा गर्व है। कवि ने चांदी का गोल खंभा किसे कहा है? क्यों कि तालाब के जल में और उसकी उठती लहरों में सूर्य की किरणों की या सूर्य का जो प्रतिबिंब बन रहा है, और वो प्रतिबिंब उठती हुई लहरों की प्रत्येक लहर में होने के कारण और लहरें आपस में एक दूसरे से जुड़े होने के कारण वो प्रतिबिंब एक से एक जुड़ गया हो। चूंकि सूर्य का प्रतिबिंब गोल है और वो गोल चांदी का सा खंभा दिखाई दे रहा है, और रंग
और चमक की समानता के कारण वह दृश्य बड़ा ही मनोरम दिखाई दे रहा है। कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में लिखिए। हरा चना आकार में ठिगना है, वह एक दूल्हे के रूप में सजकर खड़ा है और उसने अपने ऊपर गुलाबी फूलों की सुंदर पगड़ी पहन रखी है। इस प्रकार वह बड़ा ही सुशोभित हो रहा है। कविता में मानवीकरण अलंकार कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है वो बता देती हूँ आपको। ये हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। अगला है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूर हृदय का दान उसको। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। काले माथे और सफेद पंखों वाली चिड़िया आपकी दृष्टि में किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रतीक है? काले माथे और सफेद पंख वाली चिड़िया किसी महाधूर्त, महास्वार्थी, आक्रामक, उग्र व्यक्तित्व का जो अवसरवादी है, शोषणकारी है, अवसर का लाभ उठाने स्वार्थी है और ऐसा व्यक्ति जो सबको अपने वश में करने के लिए सदैव तैयार रहता है। वह पैनी दृष्टि से अपने शिकार पर नजर रखता है और अवसर मिलते ही अपना काम कर लेता है, ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पर इस पाठ में कुछ मुहावरे भी हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं। अगर आप काव्यगत सौंदर्य करेंगे तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। बीता भर कहते हैं बित्ते भर का है, बड़ी बड़ी बातें करता है, छोटा सा है। सिर पर चढ़ाना, यहाँ जब बच्चे लाड प्यार से बच्चों को सिर पर चढ़ा लेते हैं कि माँ बाप की ढील से सिर पर चढ़ गया है। हृदय का दान देना, समर्पित होना, सयानी होना, विवाह योग्य होना, समझदार होना, हाथ पीले करना, विवाह करना और गले में डालना यानी कि जल्दी से खाना और निगलना, हृदय चीरना, दिल को बहुत दुख पहुंचाना, ये मुहावरे हैं जो इस पाठ में इस्तेमाल किए गए हैं। उम्मीद है आपको अर्थ स्पष्ट हुआ होगा, प्रश्नों के उत्तर भी स्पष्ट हुए होंगे। अपने सुझाव कमेंट के जरिए आप ज़रूर देंगे। इसी इंतज़ार में जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।